ठीक है, आज न्यू टॉपिक है जिसका नाम है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। देखो ये ऑलरेडी 9th में आप पढ़ चुके हो, ये चैप्टर खत्म हो रहा है और परसों उसका एक छोटा सा टेस्ट है, तैयार रहिएगा। ऑफलाइन ही होगा, वो आपकी लॉयलिटी है कि आप कितना सच्चाई से देते हैं। मेरे से तो पूरा टीप टाप के दे देना, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रिजल्ट खराब होना है तो आपका होना है। मेरे पास तो मैं निकाल ही दूंगा, 6-7 बच्चे तो 90+ आ ही जाएंगे, पूरी उम्मीद है। ठीक है, नाम भी पता है। लेकिन मजा तब आता है जब 85 वाला भी 90+ लिया। इस साल 40 में से 6 या 7 बच्चों के 90+ आए थे और लगभग लगभग 10 से 12 बच्चों के 88 89 पे अटके। अगर वो बच्चे थोड़ी सी मेहनत और कर लेते वही आज 90+ हो जाते और रिजल्ट एकदम से 20 बच्चे हो जाते। तो मैं चाहता हूँ इस बार ना हो, वरना तो भैया आपकी तो लाइफ है, वरना निकल तो जाते ही हैं बच्चे। बच्चे निकल तो जाते ही हैं। मैथ में भी हाईएस्ट 98 गया था और उसमें साइंस में भी आपका लगभग लगभग 96 97 गया था। ठीक है, तो वो तो बच्चा निकल ही जाएगा एक आधा, मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मजा तब आता है जब तुम सब पैसे दे रहे हो, सब पढ़ रहे हो, सारे के सारे अच्छे मार्क्स से पास हो। और वो तभी हो सकता है, मेरी अकेले से नहीं हो सकता, वो आपकी मेहनत से भी होगा। ठीक है, नाउ लिसन। तो प्लीज राइट डाउन द हेडिंग डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। सुनने का टॉपिक है, सुनेंगे ध्यान से। देखिए आप सबको पता है हमारे पास ऑक्सीजन है O2। पहले पूरी बात सुनेंगे। हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस। ये जो ऑक्सीजन गैस है, ये 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनती है, ये आप सबको पता है। ऑक्सीजन जो गैस है वो O2 होती है। O2 का मतलब इसमें 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं। ठीक है, जब 2 ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? ऑक्सीजन गैस, जो कि हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, क्योंकि इसी की वजह से हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, एनर्जी का ब्रेक डाउन कराते हैं, है ना। जब ऑक्सीजन मिलती है तो फूड से एनर्जी रिलीज होती है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। लाइफ प्रोसेस में कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, है ना। तो ये बहुत एसेंशियल है ऑक्सीजन। उसी तरीके से बेटा एक नया चीज हो रहा है जिसका नाम है ओजोन। ओजोन में अंतर क्या है? ऑक्सीजन और ओजोन में अंतर क्या है? जो ओजोन है उसका जो फॉर्मूला है वो होता है O3, यानी जब 3 ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं, यानी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन एटम कंबाइन हो जाते हैं, तो वो एक नई गैस बनाते हैं ओजोन, जो कि नेचर में पॉइजनस होती है। अगर आप इसको इनहेल कर लोगे तो बहुत जहरीली होती है। ठीक है, ये आप मर जाओगे, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसकी वजह से ही आज अर्थ पे लाइफ संभव है, नहीं तो तरह तरह की बीमारियां, बहुत दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तभी हम इसको बचाते हैं कि इसको खराब होने से बचाइए, क्योंकि ये हमारी धरती की रक्षा करती है। कैसे? सन से जितनी भी यूवी रेज आती हैं, खतरनाक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आती हैं, ये उसको अर्थ में आने नहीं देती। अर्थ से ये क्या करती है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, तो उसके ऊपर एक लेयर बन गई है। अब ये जो सन की रेज आ रही है यहाँ से, वो सीधा टकरा के वापस चली जाएंगी। ठीक है, अगर मान लो गलती से कहीं होल हो रहा है, वो लाइट यहाँ एंटर कर गई, तो बेटा ये हमेशा अर्थ में क्या करती रहेगी? घूमती रहेगी। पता नहीं कब निकलेगी, जब जाके ये कोई ऐसा मौका आएगा कि यहाँ से निकल, तब जाके निकलेगी। तो इसलिए अगर गलती से ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गई तो कई सालों तक रहती है और तरह तरह की बीमारियां करती है, जैसे कि स्किन कैंसर, आंखों में मोतियाबिंद, कैटरेक्ट सुना है? धुंधलापन, कैटरेक्ट। ठीक है, बहुत खतरनाक खतरनाक बीमारियां करती है। हमारे बॉडी के रेजिस्टेंस को खराब कर देती है, डिसीज से हमारे में बचने की क्षमता कम हो जाती है। स्किन कैंसर, स्किन डैमेज कर देती है। ठीक है, समझ में आया? तो ठीक बेसिकली ये क्या करती है? अल्ट्रा वायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब मतलब इसको अंदर आने नहीं देती। गलती से अंदर आ गई तो बड़ी बीमारियां पलती हैं, स्किन डिसीजेज ज्यादा होती है। तो इसका आज हमने धरती पे एक मेन कारण देखा, कि जो मेन कारण है वो ये है कि जो हम आज एसी के कूलेंट में, वाटर स्प्रेयर में जगह जगह एक चीज यूज करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपने 9th में भी सीखा होगा, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बेटा ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो हमारे रेफ्रिजरेटर के कूलेंट में, गाड़ी के कूलेंट में, एसी के कूलेंट में होती हैं, ये जब निकलती हैं इनसे तो सीधा सीधा उससे रिएक्ट करती हैं। किससे रिएक्ट नहीं करती? सीधा सीधा ओजोन से रिएक्ट करके ओजोन को डैमेज कर देती हैं, ब्रेक कर देती हैं। और जब ओजोन ब्रेक हो जाएगी तो पतली हो जाएगी, तो वो हमारे लिए रक्षा नहीं कर पाएगी और हमें तरह तरह की डिसीज हो सकती है। तो इसलिए आज सरकार ने इन गैसेस को बैन कर दिया है और इसके लिए एक नई गैसेस ली है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC। क्या? HCFC। ये जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये हमारे लिए ओजोन के लिए हार्मफुल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इससे बचा जा सकता है। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन, बस यही है डिप्लेशन में, कि ओजोन लेयर का डिप्लेशन क्यों हो रहा है, कैसे, क्या काम है, क्या फर्क है, क्या बचाती है, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ओजोन लेयर हमारी अर्थ में नहीं रही तो बेटा याद रखना, ये डेफिनेटली हमें डैमेज कर देगी। ठीक है बेटा, एक प्रोग्राम बनाया गया 1987 में, सुन लीजिएगा, पहले फिर लिखवाऊंगा। 1987 में एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक प्रोग्राम बनाया गया, UNEP। इसकी फुल फॉर्म बहुत बार आपने सुनी भी होगी। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। जिसमें उन्होंने क्या करा, एक एग्रीमेंट बनाया
कि CFC को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए, कम लेवल पे यूज किया जाए। ठीक है, तो कभी कभी पेपर में ये आता है कि क्या है UNEP, तो आप समझ जाएंगे ना कि UNEP क्या है। एक प्रोग्राम है जिससे ओजोन लेयर को बचाने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया था, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये इसने क्या करा, एक एग्रीमेंट बनाया बहुत सारी कंट्रीज के साथ मिलके कि हम CFC का प्रोडक्शन बहुत कम कर देंगे और ओजोन लेयर को बचाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना, हर देश अपना मालिक होता है, वो कहता है मैं क्यों इवेंट करूं। तो इन सब ने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें सारे देश के नेशन को बुलाया गया और ये एग्रीमेंट किया गया कि हम CFC को पूरी तरीके से बंद कर देंगे, क्योंकि ये इतनी हार्मफुल है हमारे लिए, ये पूरी तरीके से ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है, तो इसमें मेन एक यही चीज है UNEP, इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी जाती है आपसे, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम्स, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। लिखिए इसके बारे में, और कुछ नहीं। देखिए मैंने फॉर्मेशन बताऊंगा कैसे बनती है, लिख लीजिए। ओजोन के बारे में लिखिए ओजोन इज O3, ओजोन इज O3, नंदिनी लिखिए बेटा, ओजोन इज O3, पहला पार्ट, ओजोन इज O3, इट इज मेड अप ऑफ 3 एटम्स combined together. It is made up of 3 atoms of oxygen, या 3 atoms of oxygen combined together. आगे लिख लीजिए, it is a poisonous gas if inhaled. अगर हम इसको अपने सांस में ले लें, इनहेल कर लें, तो ये बहुत जहरीली गैस होती है। It is a poisonous gas in nature. अभी बनती कैसे, हेडिंग डालिए फॉर्मेशन। बनती कैसे वो मैं सिखाने वाला हूँ आपको, सुनिएगा मेरी बात। फॉर्मेशन कैसे होती है, देखिए भैया होता क्या है, जैसे मान लो ये हमारी, ये अर्थ का सरफेस है, कुछ ये अर्थ है, ठीक है, मान लो ये क्या है, अर्थ का सरफेस है। ठीक है, लगभग भैया सन की रेज जब आती हैं, सुनना, जब सन की रेज आई तो यहाँ पे छोटे छोटे क्या है, बहुत सारे क्या है, जगह जगह क्या है, ये जो सन की यूवी रेज आई है, रिएक्शन देखना, जैसे ही इन ऑक्सीजन पे सन की यूवी रेज पड़ी, ये जो ऑक्सीजन गैस थी वो 2 सिंगल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम में टूट गई। जैसे ये सन की रेडिएशंस इस गैस पे पड़ी जो हमारी पहले से प्रेजेंट है ऑक्सीजन गैस पे, तो ये जो थी यूवी रेडिएशंस की वजह से ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 एटम में टूट गया अपने अलग अलग। ठीक है, O2 पढ़ते ही O+O में टूट गया, यूवी रेडिएशंस मिली कहां से, फ्रॉम सन से। अब क्या होता है, जब ये O2 किस किस में टूट गया, ब्रेक करते ही, अब देखो किस किस में टूट गया, सुनना मेरी बात, मैं हटा रहा हूँ फिलहाल। जब ये टूट गया किस किस में, O+O रह गया, O चारों तरफ O है, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन गैस तो अभी भी है, सारी तो नहीं टूटी, कुछ टूटी है। अब ये जो ऑक्सीजन एटम है ना, ये एक बिहेव करता है एज अ नेसेंट, नेसेंट मतलब नवजात, बिल्कुल अभी अभी हुआ है, बहुत रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव मतलब जल्दी से रिएक्ट करना चाहता है, जल्दी से किसी के साथ मिलना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है, ये तुरंत इसके साथ मिल जाता है, तुरंत हर एक ऑक्सीजन एटम अपने ऑक्सीजन गैस के साथ मिल जाता है, और जब ये ऑक्सीजन गैस के साथ O मिलता है तो क्या फॉर्म हो जाती है हमारी, एक नई गैस O3। इस तरीके से हमारी ओजोन लेयर फॉर्म होती है। लगातार सन की रेडिएशंस आती हैं, ऑक्सीजन गैस पे पड़ती है, वो ब्रेक होती है, फिर वो सिंगल ऑक्सीजन एटम खुद ऑक्सीजन से मिलके O+O2 क्या बना लेता है, O3। इस तरीके से मेरी ओजोन लेयर का क्या होता है, वंशिका, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा आपसे तो बता दीजिएगा, लिख लीजिए अगला पॉइंट, ओजोन इज फॉर्मेशन में लिख लीजिए द हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट, या यूवी लिख लीजिए सीधा सीधा, द हाई एनर्जी, फॉर्मेशन में लिखवा रहा हूं मैं, ये सब लिखेंगे मेरे साथ, द हाई एनर्जी यूवी रेडिएशंस स्प्लिट ऑक्सीजन गैस, द हाई एनर्जी यूवी रेडिएशंस split oxygen gas into free oxygen atoms, free reaction लिख लो, into free oxygen atoms, split oxygen gas into free oxygen atoms। ठीक है, और ये रिएक्शन लिखो, यही तो हो रहा है, ये जो मैंने बताया कि सन से जो हाई रेडिएशंस आ रही है, यूवी रेज आ रही है, वो ऑक्सीजन गैस को सीधा सीधा 2 फ्री ऑक्सीजन एटम्स में ब्रेक कर देगा। तो पहला स्टेप तो ये हुआ, आगे लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, these oxygen atoms are very reactive, these oxygen atoms are very reactive, ये जो ऑक्सीजन एटम होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, these oxygen atoms are very reactive and react with an oxygen molecule
and reacts with an oxygen molecule to form ozone gas. And react with an oxygen molecule to form an ozone molecule या ozone gas. ठीक है, ये जो ऑक्सीजन एटम है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और इसी वजह से वो तुरंत ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर ओजोन बना लेते हैं. और ये रिएक्शन उतार लो फिर. These free oxygen gas react with oxygen molecule to form an ozone molecule. और ये रिएक्शन लिख लो. ये क्या है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन एटम और ये ओजोन मॉलिक्यूल. ठीक है, इस तरीके से ओजोन लेयर फॉर्म होती है. और बेटा याद रखना ये 15 से 60 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है. लिख लीजिए. It lies between the height of 15 किलोमीटर to 16 किलोमीटर. 15 से 60 किलोमीटर के बीच में एटमॉस्फेयर. धरती से 15 किलोमीटर ऊपर से स्टार्ट होकर 60 किलोमीटर तक के बीच में कहीं भी पाई जा सकती है. ठीक है, बिटवीन 15 किलोमीटर एंड 16 किलोमीटर. ठीक है, 15. हाँ लिख लीजिए. ओजोन लेयर, the layer of ozone layer is in upper atmosphere, that is between 15 kilometer to 60 kilometer. 60 बेटा 60 15 से 60 किलोमीटर के बीच में ये ओजोन लेयर पाई जाती है एटमॉस्फेयर में. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट है. लिख लीजिए. इट एब्जॉर्ब्स, आगे लिख लीजिए अगला पॉइंट. इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल यूवी रेडिएशंस. It absorbs harmful UV radiations and prevent them from reaching the earth. और अर्थ पे पहुंचने से बचाती है नंदिनी. ठीक है, and prevent them from reaching the earth. ठीक है, कोई दिक्कत वृंदा, नंदिनी, अवनी, भूमि सुनेंगे सभी. and prevent them from reaching the earth. अर्थ पे पहुंचने से बचाती है भैया ये यूवी रेडिएशंस हमारे. ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया अगर ये अर्थ पे पहुंच गई, इफ they reach the earth, then they will cause skin cancer. ठीक है, they called cataract. ठीक है, they damage our immune system. ठीक है, और साथ के साथ बेसिकली ये हमें लोगों को पूरी तरीके से गर्मी बढ़ा देगी, बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देगी. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को. तो ये नहीं लिख पा रहा हूं मैं. ठीक है, आगे सुन लीजिए. अगला पॉइंट डिप्लेशन हेडिंग डालिए. डिप्लेशन, इसका डिप्लेशन क्यों हो रहा है पॉइंट लिख के लास्ट हेडिंग डालिए. इसमें खत्म करते हैं इसको भी. डिप्लेशन लिख लीजिए. इट इज ड्यू टू द यूज ऑफ केमिकल्स कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ये क्यों हो रहा है इसका डिप्लेशन? क्योंकि हम यूज करते हैं केमिकल जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन. अरे क्यों हो रही थी डिप्लेशन, वही तो बता रहे हैं क्यों हो रही है. आज भी थोड़ी बहुत जगह यूज है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लेवल कम कर दिया गया है उसका. ठीक है, क्योंकि बनती भी रहती है ये लगातार. हाँ, it is due to the use of chemicals chlorofluorocarbons, ब्रैकेट में लिख लो CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ठीक है, ये जो करता है मैन, एनिमल, प्लांट सबको डैमेज कर देती है. इसी वजह से लिख लीजिए. इन 1987, लास्ट पॉइंट. इन 1987 a program was started that is in 1987 a program was started that लिख लो ब्रैकेट में द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP. United Nations Environmental Program UNEP. In 1987 a program was started that is United Nations Environmental Program. United Nations Environmental Program ब्रैकेट में लिख लो UNEP to protect ozone layer. To protect ozone layer by freezing CFC production at 1986 level. CFC प्रोडक्शन को फ्रीज करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया. और इसी तरीके से मेरा ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है जिसका नाम था टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन, ओजोन लेयर टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन by freezing CFC production by हाँ वो तो होता रहता. भर गया. अब तो जब से लॉकडाउन हुआ है ना वो 98% तक ठीक हो गया हॉल. बहुत सारी ये जो लॉकडाउन हुआ है ना 3 महीने का पूरे वर्ल्ड में, इससे काफी चीजें सही हो गई हैं. आप देखो ना, आज से 1 साल पहले आप देखो पानी को बचाओ, पानी को बचाओ, पानी को बचाओ, भैया ग्राउंड लेवल कम. आज ग्राउंड लेवल का पानी इतना ज्यादा हो गया. पानी से हाथ धो, पानी से हाथ धो, पानी से हाथ धो.
तो देखो बुरा नहीं, एक हंसने की बात है, सुनो देखो नेचर ने अपने आप को किस तरीके से बदलाव किया। अगर मान लीजिए पानी की कमी होती तो आज क्या हाल होता, देख रहे हो। नेचर अपने आप को ऑलरेडी बता, नेचर मतलब नेचर को कुल मिला के तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, ये बात सच है। वो बैलेंस अपने आप खुद कर लेगी। तुम कितने भी हाथापाई मार लो, ला दिया घर में, ला दिया घर में, कितना ही हाथ पैर मार लो, कुछ भी मान लो, चाइना ने बनाया, कुछ भी बनाया, इस चीज से आने वाले 100 साल ठीक हो गए, 100 साल ठीक हो गए, यकीन मानना। अब 100 साल तक तुम कितना चलाओ, लोग वापस हो गए। कितना एनवायरमेंट क्लीन हो गया, इतना वाटर क्लीन हो गया है बेटा। हर 100 साल में ना कुछ इवोल्यूशन पीरियड होता ही होता है, याद रखना हमेशा। बढ़ाता इवोल्यूशन, कुछ ना कुछ बदलाव होंगे हर 100 साल में। आपने देखा होगा हर 100 साल में कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं, जरूर डेफिनेटली हर 100 साल में कुछ ना कुछ बदलाव होता है। एनवायरमेंट को भी तो अपने भैया अपने रक्षा करनी होती है। तुम तो भैया अगर ना बस करे तो तुम तो 2 साल में खत्म कर दो सारी चीजें, सच बात है ये। अब देखो पेट्रोल इतना ज्यादा हो गया, माइनस में बिक रहा है पेट्रोल, पता है आप लोगों को कि भैया हमसे ले भी जाओ, पैसे भी ले लो, पता है आप लोगों को। अमेरिका वालों ने क्या करा है, फ्री में दिया, पैसे भी लो, ले जाओ, क्योंकि समुद्र में हम कैसे पालेंगे खर्चा। हर देश, क्योंकि व्हीकल बंद हो गए चलना, पेट्रोल की इस्तेमाल कम हो गई, और वो जमा ऐसी समुद्रों में घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। तो बेटा रिकवर कैसे होगा, रिकवर कैसे होगा, पैसा कहां से लाएंगे। जो हम नुकसान हुआ है, सरकार कंगाल हो गई थी, पता है आप लोगों को, पैसा घूम ही नहीं रहा था, कहां से आएगा पैसा। और तुम श्रीलंका में पेट्रोल इंडिया से ही जाता है, वहां सस्ता है, पता है आप लोगों को। श्रीलंका इंडिया से ही खरीदता है पेट्रोल, वहां महंगा होना चाहिए था, फिर वहां सस्ता है पेट्रोल। रीजन है यार, बहुत सारी चीजें हैं। मेन सोर्स है भैया, इंडिया को पेट्रोल को जीएसटी में क्यों नहीं लाया गया था, वहां जीएसटी तो नहीं है, इसमें रोज चेंज होते हैं रेट, इसी वजह से। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक और लिखिए, मैनेजमेंट द गार्बेज वी प्रोड्यूस, यानी जो भी कूड़ा कचरा हम प्रोड्यूस करते हैं उसको कैसे मैनेज करा जाए कि हम कम से कम पॉल्यूशन हो। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मैनेजमेंट द गार्बेज वी प्रोड्यूस। ठीक है, ठीक है। देखिए भैया, आप लोगों को पता है नंदनी कि हमारे घर में कई सारे कूड़े कचरे प्रोड्यूस करते हैं। आए दिन सब्जी पकती है, छिलके होते हैं, पिन्नियां आती हैं, रद्दी होती है, पेड़ सड़ जाते हैं, यानी डेली कई टन वेस्ट प्रोड्यूस घरों से निकलता है और एक जगह इकट्ठा होता है। अगर उस वेस्ट प्रोडक्ट को ढंग से डिस्पोज ना किया जाए, डिस्पोज मतलब उससे छुटकारा ना पाया जाए ढंग से, तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में बीमारियां फैला सकता है और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कर सकता है। आज आप देख रहे होंगे कि हमारा भारत बहुत स्वच्छ हो गया है और ये वाकई में बहुत गर्व की बात है। आज से अगर तुम 3 साल नहीं, लगभग 5 साल पहले देखते ना, तो इतनी गंदगी थी इंडिया में, हमारे रेलवे रोड पे ही जहाँ ये खड़ा होता है, इतनी गंदगी थी, निकलना भारी पड़ जाता था। तुम तो बहुत छोटे होंगे 5 साल पहले, ठीक है, मैं 12th क्लास में था उस समय। मुझे आज भी याद है, बहुत गंदगी होती थी, वहां से निकलने का मन नहीं करता था। कमला के बाहर तो अब हो रहा है, पहले सामने रेलवे रोड पे ही शिवपुरी के बाहर पड़ा रहता था गंदगी, ठीक है, जहां आज वो फ्रैंकिस वाला खड़ा होता है, ठीक है, बहुत गंदगी। और कुछ भी सिस्टम नहीं था, जगह जगह घरों के बाहर कूड़े कचरे, रोड पे गाय घूम रही है ना। आज आप देखोगे कोई भी, है ना, कूड़ा कचरा, और जगह जगह डस्टबिन कितने सारे लग गए, 2 तरीके के डस्टबिन। तो ये सब डिस्पोजल सिस्टम ही तो है, एक प्रॉपर वे है ताकि हम कूड़े कचरे से अच्छे से डिस्पोज कर सकें और हमें छुटकारा मिल सके, है ना, समझ रहे हो ना। तो बेटा साइंटिफिक वे में साइंटिस्ट ने इस पर स्टडी करी और हम वो 3 मेथड बताए, 3 से 4 मेथड, कि भैया इन मेथड को अपनाइए तो आप गार्बेज से अच्छा खासा छुटकारा पा सकते हो, कोई पॉल्यूशन भी नहीं होगा। उन्हीं को हमें पढ़ना है, चैप्टर खत्म, ठीक है। तो वो क्या क्या प्रोसेस है जिससे हम गार्बेज को डिस्पोज कर सकते हैं, उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो लिखिए सबसे पहला रिसाइकलिंग। गार्बेज समझते हो ना, जो हाउस होल्ड वेस्ट होते हैं, रबिश, जो बेकार की चीजें होती है, वो गार्बेज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए रिसाइकलिंग, ठीक है। देखिए सबसे पहले अपनाइए रिसाइकलिंग, अपनाइए रिसाइकलिंग, मतलब जो हमारे घर का प्लास्टिक होता है या जो सड़ा हुआ लोहा होता है या पेपर होता है, उसको रद्दी वाले को बेचिए, ऐसे मत फेंकिए। तो ये क्या करते हैं, रिसाइकिल कर लेते हैं। रिसाइकिल मतलब दोबारा से यूज कर लेते हैं। ये सब जो हमारी कोल्ड ड्रिंक की कैन आती है, इसको ऐसे ही मत फेंकिए। तो आपने देखा होगा ना, जो स्लम वाले आते हैं उनको क्या मजा आता है कूड़ा चुगने में, नहीं ना, वो कूड़ा चुग के बेचते हैं उसे, क्योंकि वो सब कुछ क्या हो जाता है, रिसाइकिल। इसलिए जो हमारी कैन आती है कोल्ड ड्रिंक की, हमेशा उसको क्रश करके फेंका करो। अगर वो बिल्कुल ठीक होगी ना तो रिसाइकिल नहीं होने के, वो ऐसे दे देंगे आपको थोड़ा सफाई करके। जब क्रश हो गई है तो उसको मेल्ट करके दोबारा बनाना ही पड़ेगा, रिसाइकलिंग होगी। लेकिन अगर आपने क्रश नहीं करी, आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक के कैन के पीछे लिखा रहता है क्रश इट, उसको क्रश करके फेंकिए। रीजन है, आपने क्रश नहीं करी, वो ऐसी बिल्कुल साफ है, तो वो मेहनत क्यों करेगा, वो अलग छाट देगा कि ये बिल्कुल सही है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल सील लगनी है, इसको अंदर से साफ होनी है।
है ना। अब आप कहोगे भैया ऐसे कैसे, जो घर जो आप 12-12 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक लेते हो क्या वो सफाई होती है? सभी पीते हैं उससे, फिर भी पीते हो, फिर भी पीते हो। सफाई होती है, बाहर जाना जिसे कहते हैं सफाई होती है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि कैन को हमेशा डिस्पोज करिए के लिए, रिसाइकिल करने के लिए क्रश करके फेंकिए। तो पहला स्टेप क्या है? रिसाइकलिंग। क्या है पहला स्टेप? रिसाइकलिंग। तो लिख लीजिए, द सॉलिड वेस्ट लाइक पेपर, द सॉलिड वेस्ट लाइक पेपर, प्लास्टिक एंड मेटल्स एटसेट्रा आर रिसाइकल्ड। हम इसको रिसाइकिल कर सकते हैं कैसे? पेपर को जब हम बेचते हैं पेपर मिल्स में, तो वो दोबारा से उसको रिप्रोसेस करके नया पेपर बना सकता है। जो रफ पेपर आता है रिसाइकिल करके ही बनता है, अखबारों को बेच के उस पर छपाई हो सकती है दोबारा। दूसरा, जो प्लास्टिक आर्टिकल्स हैं उसको दोबारा से मेल्ट करके एक नई शेप बनाई जा सकती है। जो सड़ा हुआ लोहा है उससे जो घर में छोटे मोटे लोहे के आइटम होते हैं वो बनाए जा सकते हैं, जिससे क्या है कि प्रोडक्शन भी कम होगा और वो चीजें घूमती रहेंगी और उससे बिजनेस भी चलेगा, पूरा कचरा इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है, तो पहला प्रोसेस क्या है? रिसाइकलिंग। दूसरा लिखिए, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। देखो आपने देखा होगा जो हमारे बाहर मोहल्लों के बाहर जो हरे रंग का कचरा है, डब्बा है, वो सारा का सारा कचरा इकट्ठा होकर एक ग्राउंड में दबा दिया जाता है और वो खाद बन जाता है, कंपोस्ट बन जाता है। जो हमारे सब्जियों के छिलके होते हैं या फ्रूट्स के छिलके होते हैं या फिर जो बेसिकली लीव्स होती हैं प्लांट्स की, जैसे डेड हो गई प्लांट, तो उन सबको एक जगह इकट्ठा करके एक साथ मिट्टी में दबा दिया जाता है और वो डिकम्पोजर्स आते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं और वो क्या बन जाती है? खाद बन जाती है। क्या बन जाती है? खाद, कंपोस्ट बन जाती है। सुना होगा ना कंपोस्ट क्या होता है? बेसिकली कंपोस्ट सुना है, मिट्टी जैसा होता है जिससे हम खेती कर सकते हैं, फर्टिलिटी बढ़ाने में हेल्प करती है। ठीक है, मैन्योर, लाइक जस्ट लाइक अ मैन्योर। ठीक है, तो लिख लीजिए बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट, इसमें लिखिए। बहुत आसान है यार चैप्टर, मजा आया, आज आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट such as fruit and vegetable peels, कॉमा लेफ्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना जो होता है हम फेंक देते हैं ना, लेफ्ट ओवर फूड या सड़ा हुआ खाना, कीड़े आ गए मान लो उसमें किसी फल में, लेफ्ट ओवर फूड कैन बी हाँ, सच एज लेफ्ट ओवर फूड, और क्या लिख रहा हूँ मैं, सच एज नहीं, सच एज फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, कॉमा लेफ्ट ओवर फूड, biodegradable waste such as vegetable fruit and vegetable peels, leftover food etc, बचा हुआ खाना, let's can be converted into compost, can be converted into compost, समझ में आ रहा होगा ना, can be converted into compost by burying, मतलब डालना, by burying in a pit into the ground and use as manure, by burying it, by burying in a pit into ground, ग्राउंड में गड्ढा खोद के उसमें डाल के, ठीक है, कॉमा एंड यूज एज मैन्योर। ठीक है, तीसरा लिखिए इंसिनेशन, INCI, तीसरा लिखिए, तीसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IN। बेटा कल आप लोगों के डाउट है, जिसको जो पूछना पूछिए, परसों टेस्ट है, पहले बता रहा हूँ। INCINERATION। ठीक है, देखो वो चीजें जो बहुत ज्यादा इकट्ठा क्या करते हैं, हम एकदम से सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं और एकदम से उसको जला देते हैं 100,000 डिग्री सेल्सियस पे, उसको एकदम से इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, वो सारा का सारा चीज ऐश बन जाता है। जो कचरा है उसको एक जगह इकट्ठा करिए, इसका बेसिक मीनिंग होता है रिड्यूसिंग टू एशेस, यानी इसको रिड्यूस कर दो एशेस में, किसी भी सबस्टेंस को, एशेस समझते हो ना, रिमेनिंग पार्ट। तो जब हम किसी भी सबस्टेंस को हाई टेम्परेचर पे बर्न करेंगे 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, तो वो सारा सामान एक साथ झटके में जल जाएगा और किस में चले जाएगा? एशेस में। इससे क्या होगा, जो पहले इतनी बड़ी जगह घेर रहा था वो अब क्या हो जाएगा, बहुत छोटी सी जगह घेरेगा और हम काफी समय तक उसको स्टोर करके रख सकते हैं, वो पॉल्यूशन कम करेगा। नहीं तो पता लग रहा है 10 साल में जगह कम हो गई, अब 10 साल के बदले वो कितनी साल खींच देगा? 100 साल खींच देगा। तो इंसिनरेशन का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग टू एशेस, यानी एशेस में कन्वर्ट कर देना बाय बर्निंग इट मोर देन 1000 डिग्री, एट मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इसको बर्न कर दो। ठीक है, लिख लीजिए। जैसे मैं बताता हूँ, जो हमारे हॉस्पिटल से कूड़ा कचरा आता है, सिरिंज होती है ना, समझते हो, सिरिंज होती हैं, या फिर आपका हाउस होल्ड वेस्ट, केमिकल वेस्ट होते हैं, बॉटल हो गई खाली बेकार बॉटल, इन जो रिसाइकिल नहीं हो सकते, जिसकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, वो नहीं कर सकते हम। ठीक है, उसको क्या कर दिया जाता है? इंसिनरेशन कर दिया जाता है, क्योंकि खुद देखो ना हॉस्पिटल से कितना वेस्ट आता है ना, हर चीज रिसाइकिल नहीं हो सकती। ठीक, देखिए
द बर्निंग ऑफ सबस्टेंस at high temperature लिख लो ब्रैकेट में more than 1000 डिग्री सेल्सियस, more than 1000 degree Celsius to form ash is called insolation. बस ठीक है। और ये म्युनिसिपैलिटी कराती है, आप नहीं कर सकते, जो हमारी नगर पालिका वाले होते हैं वो कराते हैं इसको, ठीक है। टू फॉर्म एश इज कॉल्ड इंसुलेशन, ठीक है। अगला प्रोसेस, अगला स्टेप है लैंडफिल। एक तरीका क्या है, लैंडफिल। आपने देखा होगा दिल्ली में है, आपने देखा होगा दिल्ली में है जो ढेर है कूड़ों का पहाड़, वो एक तरीके का लैंडफिल है। यानी एक जगह जैसे होता है ना, तुमने देखा होगा मूवीज में कूड़े वाली जगह ही होती है, कूड़ा ही कूड़ा है चारों तरफ, यानी सारा कचरा वहां डाल दो और धीरे धीरे उस पर धीरे धीरे डिकम्पोजर्स आएंगे, उसको डैमेज करेंगे, वो धरती के नीचे दफन होता चला जाएगा, है ना। तो फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ तरीका क्या है, लैंडफिल। एक प्रॉपर लैंड ले लो और वहां कूड़ा कचरा डालते रहो, ठीक है। जो पिन्नी वाला वेस्ट है जिसको रिसाइकिल भी नहीं कर सकते, जली हुई पिन्नी है जो एशिज में है उसको, ठीक है, लिख लीजिए। लिखो पहले, द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। खत्म करते हैं आज, वरना अभी बचे हैं बस 5-6 मिनट बचे, इसे खत्म कर लो वरना कल का दिन बेकार होगा। द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट समझ में आ रहा है नंदिनी, क्लियर है एक एक चीज, पहले तो मुझे ये बता। अरे हैंग हो गया, कहाँ गया मेरा कर्सर। हाँ नंदिनी समझ में आ गया बेटा, नंदिनी। यस सर। अवनी ठीक है, यस सर। वृंदा, भूमि, यस सर। ठीक है। लिखिए, द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बाय पुटिंग इट, द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बाय पुटिंग इट in low lying areas of ground, low lying area of ground, नीचे जो होते हैं जो थोड़े गलत स्लम एरियाज होते हैं, लो लाइंग एरिया ऑफ ग्राउंड एंड कवरिंग इट विद अर्थ, और उसके ऊपर सीमेंट लगा दिया या उसको दफन कर दिया बस, ठीक है। लो लाइंग मतलब समझते हो जो नीचे होते हैं थोड़े एरिया, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरा घर बहुत ऊपर है और ये धरती बहुत, सड़क बहुत नीचे है, या कुछ ऐसी जगह जो बहुत जो लेवल चल रहा है उससे काफी नीचे है जगह, तो वहां हम डाल देंगे कचरा और उसको ग्राउंड से क्या कर देंगे, अर्थ से कवर कर देंगे, तो वो लेवल में आ जाएगा ना, ठीक है। लिख लीजिए, low lying areas of ground and covering it with earth is called landfill, बस। हाँ, डंपिंग होते हैं, डंपिंग ग्राउंड होते हैं, सुना होगा, जस्ट लाइक दिस। लास्ट बिल्कुल, सीवेज ट्रीटमेंट। लास्ट स्टेप क्या है बच्चों, सीवेज ट्रीटमेंट। ये आप सबको पता होगा। देखिए, जो हमारा गंदा पानी होता है रेन का, और जो हमारा यूरिन होता है या जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है ह्यूमन वेस्ट का, वो बेसिकली घरों से सीधा सीधा कहाँ जाता है, पाइप के सहारे सीवेज में जाता है, नालों में जाता है, बड़े बड़े गटरों में जाता है। अब वो गटर सीधा सीधा रिवर में जाते हैं, और रिवर सीधा सीधा किस में जाता है बेटा, बेसिकली आगे चलता है। तो ये पूरा का पूरा क्या कर देता है, वाटर को पॉल्यूटेड कर देता है। अगर इसको ढंग से डिस्पोज ना किया जाए तो पूरा पानी गंदा हो जाए। आप देखो ना, आपका जो वेस्ट है घरों का, सबके यहाँ टैंक लगा रहता है, जो हमारा वेस्ट होता है वॉशरूम का सारा, वो सीधे से नालियों में जाता है, और नालियों से बड़े बड़े नालों में, नालों से बड़े बड़े नदियां हैं, काली नदी में गिरता है। हापुड़ में एक नदी है काली नदी, डीपीएस स्कूल के जो नीचे जा रही है ना, देखा जो जब डीपीएस पे चढ़ते हैं वो काली नदी, सारा नाले उसमें, वो काला पानी, उसका ध्यान से देखना, सारे नाले उसमें गिरते हैं। अब वो नदी भी कहीं ना कहीं तो जाके गिरेगी। आप जितना भी फैक्ट्री वेस्ट है आप देखना, फैक्ट्री हरिद्वार साइड या कहीं भी फैक्ट्री वेस्ट है, वो सीधा सीधा सारा नदियों में गिरता है। अरे कहीं ना कहीं नदियां तो एक जगह मिलती है जाके, है ना, तो वो पूरा वेस्ट हो जाता है। अगर ये गलती से, अगर हमने इसको नहीं देखा ध्यान से, तो ये बहुत पॉल्यूटेड करती है। अब इसमें बड़ा ध्यान दिया गया है लास्ट 3-4 साल में। आपने देखा होगा कि पॉल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज का सारा वेस्ट वहां जा रहा है, तो जगह जगह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं ताकि कम से कम कचरा हो सके। बीच में इतना गंदा पानी हो गया था यार, गंगा जी तक साफ थी, कुछ भी मान लो उन्हें वरदान मिला हुआ है, कुछ भी मान लो, ये हमारी हिंदू मान्यता है, वो कभी गंदी ही नहीं होती, ना कभी होनी थी। उनमें ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो डेफिनेटली उनको क्लीन करते हैं, साइंटिफिक बात है ये। और हमारे हिसाब से क्या है कि उनको कहते हैं कि
उनको जो भी मिला हुआ है ना। वरदान। अब तो यमुना जी भी साफ है, बीच में यमुना जी का इतना टॉक्सिक वेस्ट वाटर हो गया था यार, वो झाग में निकल रहे थे उसमें। आपने देखना अभी जब छठ पूजा हुई थी अभी, तो उसमें देखा लोग फोटो खिंचवाने, वो झाग व्हाइट व्हाइट ऐसे लग रहा है जैसे किसी नदी में पहाड़ों पे आ गए, गंदा पानी था पूरा। तो बेटा इसको ठीक करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, सीवेज ट्रीटमेंट लगाना पड़ता है। सीवेज ट्रीटमेंट काम क्या करता है, उस वेस्ट पानी को साफ करता है, पहले वेस्ट एक जगह निकल जाता है प्योरीफाई करके, और वो फिर पानी नदी में जाता है। यानी जो उसके अंदर का सॉलिड वेस्ट है काफी हद तक उसको ठीक कर देता है, डिस्पोज कर देता है। पानी में वेस्ट आ रहे हैं उसको क्लीन करके, पानी को साफ करके तब वो गंगा जी या किसी नदी में छोड़ता है, और वो वेस्ट एक जगह उसमें इकट्ठा होता रहता है। फिर उसको लैंड फिल करा दिया जाए या डिकम्पोज करा दिया जाए, कंपोस्ट बना दिया जाए, इंसर्नेशन करा दिया जाए, वो उनकी जिम्मेदारी। लेकिन पानी से कचरा क्या नहीं होता, निकाल लिया जाता है और फिर क्लीन करके उसको आगे नदियों में छोड़ा जाता है। वंशिका समझ में आ रहा है दोनों को, भूमि पक्का लिखिए इसमें, ठीक, कुछ भी नहीं लिखना इसमें खास। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज देखिए, डाइजेस्टर होता है इसमें, एक टैंक डाइजेस्ट लिखो मत इसको, डाइजेस्टर होता है, उसमें जो कचरा वेस्ट है उससे एक स्पेशल टाइप की गैस निकलती है जिसको कहते हैं बायोगैस, और वो बायोगैस एज अ फ्यूल काम करती है, घरों में सप्लाई की जाती है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए जो घरों से सीवेज वेस्ट आ रहा है उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, वो वहां पर क्या होता है, उससे पानी साफ होकर निकल जाता है, और जो डाइजेस्टर के अंदर सीवेज वेस्ट है उससे एक स्पेशल टाइप की गैस निकलती है जिसका नाम है बायोगैस, और वो बायोगैस बेसिकली आपका क्या करता है, हमारे घरों में सप्लाई किया जाता है, और उसको एज अ मैन्योर हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया सीवेज ट्रीटमेंट, इसमें कुछ मत लिखो, यहाँ मेरे पास खत्म हो चुका है। ठीक है, एक टॉपिक ये भी आता है कि पेपर का प्लास्टिक के ओवर क्या फायदा है, तो आप सीधा कह सकते हो पेपर क्या है, बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। पेपर को अगर हम बर्निंग करेंगे तो वो कम से कम ऐश देगा, लेकिन अगर हम उसको बर्न करेंगे तो बेटा वो ऐश तो करेगा लेकिन साथ के साथ टॉक्सिक गैसेस भी देगा जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन करती हैं। इसी के साथ ये मेरा चैप्टर खत्म होता है इसमें। ठीक है, एक छोटी सी बात जो मैंने कहा था लास्ट में बताऊंगा, एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन फूड चेन। ये आप सबको तो पता है, देखो सुनिए बेटा, मैंने आपको बताया था डीडीटी, इसके बारे में लिखो मत, सुन लो बस, पता है एक डेफिनेशन लिख लेना। डीडीटी, देखिए जो हार्मफुल केमिकल्स हम क्रॉप के साथ यूज करते हैं पेस्टिसाइड से बचाने के लिए, लाइक प्लांट्स में, तो वो अचानक से जब प्लांट में डलता है, प्लांट से किसी फूड चेन में एंटर करता है, तो उसकी हर लेवल पे वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है। प्लांट्स में तो हमने बहुत कम डाला था, लेकिन प्लांट को खा लिया हेर्बीवोर्स ने, तो देखा गया कि प्लांट के रेस्पेक्ट में उसमें उस केमिकल की वैल्यू ज्यादा थी। हेर्बीवोर्स को खा लिया कार्निवोर्स में, तो हमने देखा कार्निवोर्स में उस केमिकल की वैल्यू और ज्यादा। और जैसे जैसे फूड चेन आगे बढ़ती गई, केमिकल अपनी वैल्यू बढ़ाता गया, अपनी जगह पक्की करता गया। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, एक्यूमुलेट होना किसका, केमिकल्स का फूड चेन में लेवल बाय लेवल इंक्रीज होना, तुम्हारा कहलाया जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या कहलाया जाता है, तो बस इसको लिख लीजिए, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, और खत्म करिए। द एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, समझ गए, जो हमारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे फूड चेन में एंटर करके डे बाय डे, लेवल बाय लेवल, डे बाय डे नहीं, लेवल बाय लेवल, ट्रॉपिक लेवल के अकॉर्डिंग बढ़ते चले जाते हैं, अपनी वैल्यू को इंक्रीज करते चले जाते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल। इसी वजह से डीडीटी को क्या किया गया था, बैन किया गया था। लिख लीजिए, द एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स सच एज पेस्टिसाइड्स, such as pesticides in the living organisms, such as pesticides in living organisms through the food chain, through the food chain is called बायोकंसंट्रेशन। बढ़ाऊंगा भी, मतलब अपनी जगह बना ली तो हो गया बायोकंसंट्रेशन, और जब उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है तो क्या कहलाया जाएगा, बायो मैग्निफिकेशन। इज कॉल्ड बायोकंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड अपनी जगह बना लेते हैं फूड चेन के सारा प्लांट्स एनिमल्स में, उसको कहा जाता है बायोकंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। अब द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, जब वो उसकी हर लेवल पे कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, जगह बना ली, वो घुस तो गया फूड चेन में, अब हर बार अपनी वैल्यू क्या करता जा रहा है, इंक्रीज। तो ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है हर लेवल पे, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। लिख लीजिए, द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स
at each trophic level of a food chain. The increase in concentration of harmful chemicals at each trophic level of a food chain is called biological magnification. समझ में आया? तो बायो कंसंट्रेशन में क्या है? केवल एक्यूमुलेट होना, कि वो बस घुस गया, पेस्टिसाइड अपनी जगह बना ली, फूड चेन में आ गया, बस एंटर हो गया, परमानेंट जगह हो गई, तो वो तो हो गया बायो कंसंट्रेशन। अब वो उसकी वैल्यू लगातार इंक्रीज होती जाती है हर टॉपिक लेवल पे, तो उसको क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बच्चों चैप्टर पूरी तरीके से एंड हो चुका है, आपको एक मौका दिया जा रहा है, कल जिसको जो पूछना है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा सवाल पूछ सकते हो, परसों छोटा सा टेस्ट करके हम इसको खत्म करते हैं, और इससे जल्दी चैप्टर खत्म नहीं हो सकता फेस टू फेस में, ठीक है? चलो आज के लिए इतना, थैंक यू। होमवर्क आपको अभी ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू क्लास, कोई दिक्कत तो पूछिए।